हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी स्टूडेंट। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज का दिन बहुत खास है। 1 फरवरी है, बजट भी आ चुका है और सबसे बड़ी चीज़, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आप अगर पहाड़ी इलाके से होंगे तो आज आप स्नोफॉल देखने का मज़ा या फिर ओवरऑल स्नोफॉल का मज़ा ले रहे होंगे। उत्तराखंड में भी कई जगह स्नोफॉल हो चुका है, शिमला में भी हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसे में यूनियन बजट, और ये यूनियन बजट क्यों खास है? क्योंकि ये एंट्रिम यूनियन बजट है। सो एंट्रिम यूनियन बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट, अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं, तो फाइनली जो गवर्नमेंट बन के आएगी वो नया बजट पेश करेगी, बट तब तक के लिए ये इंटरिम बजट रहेगा। अब इस इंटरिम बजट में क्या चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज शाम को 5 बजे हम नाबार्ड प्रिपरेशन के लिए एक सेमिनार करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस है नाबार्ड के रिलेटेड, तो आप उस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज या फिर ओवरऑल चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। अब सब आते हैं बजट की तरफ और बजट में डिस्कस करते हैं कि बजट क्या होता है। तो सबसे पहले बजट क्या है? ये पूरे साल के लिए जो हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसका एक ब्यौरा होता है कि वो क्या क्या करने वाली है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बजट क्या है? एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है, उसी को हम बजट कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये बजट है, इसका साइज मेंशन किया है, सोर्स मेंशन किया है कि पैसा आता कहाँ से, नेक्स्ट टैक्स रिसीट से और कैपिटल रिसीट से, यहाँ से पैसा आता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में ज़्यादा समझ रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अगर ये सारी चीज़ें आपको बहुत टेक्निकल समझनी कि हम फिस्कल किसे कहते हैं, हमारा क्या डेफिसिट कितना है और इंडिया क्यों फिस्कल डेफिसिट कंट्री है, तो फिर आप उसके लिए डिटेल के लिए टारगेट आरबीआई पे जो तुषार सर डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं उसको आप जरूर देखिएगा। ओके, तो बजट का साइज हमारा ये है और पैसा आता है कैपिटल रिसीट और नेक्स्ट टैक्स रिसीट से, जाता कहाँ है? स्कीम्स के एक्सपेंडिचर में और साथ ही साथ जो एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उस पे, उसके एक्सपेंडिचर पे। हमारे लिए क्यों समझना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्कीम एक्सपेंडिचर में देखिए यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में जो अलॉटमेंट है, जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, अदर्स है, बट एक मेजर पार्ट है सब्सिडीज। इस सब्सिडीज में आप देखिए कि एक मेजर पार्ट है फर्टिलाइजर, 1.64 लाख करोड़। ये जितने भी फिगर्स हैं ये लाख करोड़ में है। सो आप देखिए कितना बड़ा एक शेयर है जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जाता है। उसके बाद देखिए फूड, 2.05 लाख करोड़। तो फूड में गवर्नमेंट बहुत तरीके से सब्सिडी देती है, एमएसपी में प्रोक्योरमेंट करना, उसके बाद जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसके थ्रू फूड अलॉटमेंट करना, तो इसमें बहुत सारा पैसा जाता है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि जिस सेक्टर में हम हैं वहाँ पर एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे है गवर्नमेंट का, तो फर्टिलाइजर और सब्सिडीज़ में। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती हैं उनके थ्रू ये टारगेट किया जाता है कि ये सब्सिडीज़ कम हो सके, है ना। तो अभी इसके रिलेटेड जो स्कीम है वो है पीएम प्रणाम। तो पीएम प्रणाम इसी के लिए स्कीम है। अब ये क्या है ये कभी और हम डिस्कस करेंगे, या पहले में जो डिस्कस किया उसमें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बजट क्या है, बजट का विजन क्या है। विकसित भारत बाई 2047 ही क्यों? क्योंकि तब हम सेंचुरी मना रहे होंगे अपनी आज़ादी की। विजन क्या है? प्रॉस्पेरस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। देखिए हार्मनी विद नेचर मतलब सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आज के टाइम पे की बन चुकी है, और सस्टेनेबिलिटी क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज और वो कितना अनएविटेबल है। पिछले साल हमने देखा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या हाल हुआ था, उससे पहले हमने देखा केरला में, या उससे पहले आप देखेंगे पाकिस्तान या कहीं भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो बाउंड्री देख के नहीं आता है। दूसरी चीज़ देखिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर में भी हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन है, और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो भी सभी के लिए। ओके, क्या मंत्र दिया गया है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और फाइनली डेवलप्ड नेशन एट द रेट 2047। तो 23 साल बाद हम डेवलप्ड हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट का विजन है। अब इंडिया की अगर हम ग्रोथ ट्रजेक्ट्री देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 डेफिनेटली नीचे रहा था, बट उसके बाद अगर 2022 और 23 देखेंगे तो ये काफ़ी ठीक रहा, और 2024 में भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी हायर है। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो इंडिया में फिर भी इंडिया ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। फोकस एरिया देखते हैं, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। तो फोकस एरिया में आप देखेंगे गरीब का कल्याण मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड है। डीबीटी की वजह से इतने लाख रुपीस की सेविंग हुई। 25 करोड़ पीपल को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाया गया है। पीएम स्वानिधि में क्रेडिट असिस्टेंस दी गई 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। पीएम स्वानिधि आपको पता होगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी विदाउट एनी कोलेट्रल।
वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता सुखी भव हम जो कहते हैं, तो अन्नदाता के लिए है क्या? एक तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है पीएम किसान के थ्रू, पीएमएफबीवाई में क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, ई नैम। तो गवर्नमेंट ने केवल तीन स्कीम को यहाँ पे मेंशन किया है। नई चीज़ कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं मेंशन की गई है, बट जितनी चीज़ें एग्जिस्टिंग चल रही हैं उन पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट ने अपनी इतने साल में सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं कि उनका क्या क्या प्लान है और कहाँ वो बहुत आगे ग्रोथ देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, उनमें बजटरी एलोकेशन किया गया है, और डेफिनेटली बजटरी एलोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं, न सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। तीन स्कीम है, ध्यान रखिएगा। वीट एंड राइस का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, इसके डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद भी रखिएगा, जिनके नाबार्ड के इंटरव्यू हैं, जिनका आईबीपीएस एएफओ का इंटरव्यू है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, नेट जीरो 2070 में हमने प्रतिज्ञा ले रखी कि तब तक हमारा सारा जो इमिशंस हैं वो खत्म हम कर देंगे। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है? वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी पीएनजी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। ओके, ये चीज़ें हैं। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो फोकस आप रखिए, और अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा है कम से कम ये जरूर बताइएगा कि गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है। रूफ टॉप सोलराइजेशन पे आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है कि हम दिल्ली में हर किसी की बिजली फ्री कर देंगे। कैसे? रूफ टॉप सोलराइजेशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वही कर रही है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे एनएएफसीसी होता है, फिर एसएएफसीसी बनते हैं। ये क्या चीज़ है? जो नेशनल एक्शन फॉर कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, उसी के बेसिस पे स्टेट एक्शंस बनते हैं। तो चीज़ें सब बाहर से ही बन के आती हैं और इन स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट में, बल्कि हर जगह पे है। इवन मेरे घर पे भी सोलर वाटर गीज़र लगा हुआ है, जिसकी वजह से 250 या 275 रुपीज़ की सब्सिडी हर मंथ हमारे बिल में आती है। मतलब हमारा जो लाइट का बिल आता है उसमें 275 रुपीज़ माइनस हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट हर जगह ये सब्सिडी दे रही है। तो रूफ टॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को विद इनेबल्ड विद 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, तो ये दिया जाएगा। तो रूफ टॉप सोलराइजेशन को बहुत ज़्यादा आगे फेमस किया जा रहा है। सिमिलरली ई बसेस फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देहरादून में भी देखिए बहुत सारी बसेस चल रही जो बैटरी के थ्रू चल रही हैं। ई व्हीकल सिस्टम और बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च्ड इन सपोर्ट टू एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स। तो ये ऑल्टरनेटिव्स के लिए किया गया है। किसके ऑल्टरनेटिव्स? हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या फिर हम कह सकें जितना भी हम ऐसा यूज़ कर रहे थे जहाँ से इमिशंस है उसका ये ऑल्टरनेट है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या की गई है? सबसे पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़। देखिए मैंने क्या कहा, इससे पहले ही मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट उसी को आगे लेके जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों आए, और वो भी कैसी? पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में। प्रोडक्शन हमारा सफिशिएंट है, बट क्या हम उस प्रोडक्शन को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं? हमारा 10% हम कहते हैं लॉस हो जाता है। 10% कितना बड़ा अमाउंट होता है। उसके अलावा हम इंडिया में जनरली आप देखेंगे रॉ कंजम्पशन ज़्यादा है। जो मच्छी बाजार है, हम कहते हैं मच्छी बाजार क्यों बना है? मतलब हल्ला गुल्ला है। क्यों हल्ला गुल्ला है? क्योंकि एक ही दिन में बेच देना है ना सारा। अगर वो बाध्यता खत्म हो जाए एक ही दिन में बेचने की और उसको स्टोरेज करने की, तो प्राइस भी बेटर मिल पाएंगे, वो रिस्क भी नहीं रहेगा, शायद चिल्लाना भी कम पड़ेगा, और शायद वो जो हम यूज़ करते हैं वो भी हम कम यूज़ कर पाएंगे। देन नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी को एक्सपेंडेड फॉर्म इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान फॉर्मुलेट की गई अचीवमेंट ऑफ द आत्मनिर्भरता फॉर द ऑयल सीड्स, क्योंकि अगेन ऑयल सीड पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? ऑयल सीड्स पे और पल्सेस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब हमको अपना फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो नीचे आती हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसमें अच्छा वर्क करना चाहती है, मतलब हम खुद से डेवलप करें ये करना चाहती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट इन फॉर्मुलेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगेन क्योंकि फिशरीज में आप देखेंगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड कोस्ट लाइन और एक्वाकल्चर फैसिलिटीज़, हमारा प्रोडक्शन फिर भी अभी चैलेंजिंग है या कम है। तो गवर्नमेंट उसके लिए 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेटअप करने वाली है। देन इंक्रीज एलोकेशन फॉर द ब्लू रेवोल्यूशन किया गया है। साथ ही साथ पीएमएफएमई स्कीम में भी जो
एलोकेशन है उसको इंक्रीज़ किया गया है। ओवरऑल ये मेन चीज़ें थी। अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको उसमें इंडिविजुअल अलॉटमेंट भी दिख जाएगा। हालांकि इस बार कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहे हैं सो फार, और बहुत एग्जाम के लिए हमारे लिए बजटरी एलोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि रटना अगेन मुश्किल है। 2-3 तो आप रट भी लेंगे, उससे ज़्यादा कितने रटेंगे। एक बार देख लेते हैं मेजर जो सबसे बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए लास्ट ईयर भी 60,000 करोड़ रुपीज़ था, इस बार भी 60,000 करोड़ रुपीज़ का बजट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है हर बार, ये रहता ही रहता है। 100 करोड़ रुपीज़ इसके लिए भी अलोकेट किए गए, ये करोड़ में है। देन प्रमोशन एंड फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज, इसके लिए भी 581। तो अगेन इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं, बाकी सारी चीज़ में यही है। बस एक 13 पॉइंट में अगर आप देखेंगे, नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन दीदी वाला कंसेप्ट लेकर आए हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे बजटरी एलोकेशन किया गया है 500 करोड़ रुपीज़ का। एसएचजीज की जो विमेन बेनिफिशरीज हैं उनको ड्रोन देना, और ताकि वो ड्रोन से रेंटल एक्टिविटीज़ कर सके और इनकम जनरेट कर सके। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। इसमें जो मेजर एलोकेशन है आप देखेंगे मनरेगा में है। लास्ट ईयर वो अराउंड 63 का था, यस 60,000 करोड़ रुपीज़ का था, जो रिवाइज हो गया 86 हो गया है। तो गवर्नमेंट ने इस बार फिर इसको 86,000 करोड़ ही एलोकेट किया गया, मतलब लास्ट टाइम जो 60,000 था उसको 86 कर दिया गया। ग्राम सड़क योजना के लिए भी अलॉटमेंट किया गया ओवरऑल 12,000 करोड़ रुपीज़ का। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन बजट 2024 एंड 25, और जो कि इंटरिम बजट है। बाकी जब नई गवर्नमेंट आएगी, नया बजट आएगा, उसके बाद हम फिर से आपके लिए डिस्कस करेंगे। बट सो फार सो फोर्थ फॉर योर नाबार्ड इंटरव्यू, फॉर योर IBPS AFO इंटरव्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो ग्रोथ ट्रजेक्ट्री है वो कैसी जा रही है, उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे या जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिव्यू आया, सर्वे तो नहीं आया, उसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर की क्या ग्रोथ है, तो 18% उसमें मेंशन किया था। ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने इंटरव्यू में। बाकी ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी हम सेमिनार करने वाले 5 बजे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बाद में इस वीडियो को देखेंगे आज के अलावा, तो वो हमारे नाबार्ड के कोर्स को देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, या हमारे चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठंड बहुत है, ठंड से बचे रहिए। आपका दिन शुभ हो।